आपको मैंने ये बताया था बेसिकली कि समय समय पर एक्सचेंज के लिए वैल्यूज बदली है। कभी क्या होता था, गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स दिए जाते थे जिसको कमोडिटी मनी या बार्टर सिस्टम बोलते थे। फिर हम थोड़ा सा इवॉल्व हुए, तरक्की करे, तो हम क्या करें, मेटेलिक मनी यूज करने लग गए, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर। पर इसको हैंडल करने में क्या इशू जाता था, तो हम पेपर करेंसी लेकर आए, नोट लेकर आए, आज भी यूज करते हैं हम लोग। फिर हम थोड़ा और आगे बढ़े, क्रेडिट मनी का यूज करने लगा, चेक वेक का इस्तेमाल करने लग गए। फिर प्लास्टिक मनी आ गया, जैसे डेबिट मनी और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। और फिर क्रिप्टो करेंसी का कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि ये फ्यूचर यही है, आगे जाके यही चलने वाला है। ये सारी चीज मैंने आपको बताई थी। फिर मैं आपको क्या किया था, बार्टर बताना शुरू किया था। जब गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स दिया जाता है तो इसे बार्टर कहते हैं, बार्टर कहते हैं, मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको बेसिकली ये बताया था इसमें कि बार्टर एक्सचेंज को सीसी मनी भी कहा जाता है, सीसी इकोनॉमी भी कहा जाता है, कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। हैंड रेस करके बताओ, इतनी बात आप लोग को समझ आई थी कि नहीं आई थी कल जब पढ़े थे? तो आ गई थी, ठीक है। मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था कि ये किस तरह से काम करता है, कि जैसे मैं एक फार्मर हूं और विजय क्लोथ मर्चेंट है। अब मेरे को अगर कपड़े चाहिए तो विजय मुझसे जो मांगेगा मुझे देना पड़ेगा। तो मेरे पास वीट है, मैंने वीट दे दिया, उसने एक्सेप्ट कर दिया, तो बार्टर ट्रेड सक्सेसफुल हो गया। लेकिन इसके लिए जरूरी चीज ये है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स का होना चाहिए, मैंने आपको बोला है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स का मतलब ये होता है कि जब सामने वाला कुछ मांगे तो मेरे पास भी वो चीज होना चाहिए। जैसे मैं जब कपड़े मांगने गया तो उसके पास कपड़े थे, लेकिन उसने मुझसे क्या किया, साइकिल मांग लिया, मेरे पास साइकिल नहीं है, तो बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे वांट्स का म्यूचुअल फुलफिलमेंट नहीं हो पा रहा है। ये बात मैंने आपको बताई थी, आई होप आपको समझ भी आई होगी और क्लैरिटी आ गई होगी, है ना। फिर मैंने आपको बताया था, एक ही क्वेश्चन इसे अक्सर आता है एग्जाम में, बार्टर सिस्टम क्या है, तो ऊपर डेफिनेशन देख लिए थे और मैंने इसके लिमिटेशन आपको बताए थे। सबसे पहली प्रॉब्लम बार्टर में ये है, कोइंसिडेंस ऑफ वांट का ना होना। मतलब जरूरी नहीं है कि माइंड मीट करे, म्यूचुअल फुलफिलमेंट हो। मतलब ये है कि मैं जब सामने से कुछ मांगने जाऊं, उसके पास तो वो चीज है, पर मेरे पास भी उसकी मांगी हुई चीज हो, ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं सर हूं, टीचर हूं, मैं एक कलीग सर के पास गया जिनका नाम विजय है। विजय को मैंने बोला कि सर मुझे आप अकाउंट्स की टीएस ग्रेवाल दे दो। विजय ने बोला ठीक है सर, मैं आपको टीएस ग्रेवाल दे देता हूँ, बदले में आप क्या दोगे? मैं बोलता हूँ मेरे पास इकोनॉमिक्स की जैन एन हो रही है। अब विजय का बोलना है सर मेरे को जैन एन हो रही नहीं, संदीप गर्ग चाहिए आपसे। अब मेरे पास है ही नहीं तो उसको मैं कहां से प्रोवाइड करूं? तो यहाँ पर मेरी तो वांट फुलफिल हो जा रही है, पर विजय की वांट क्योंकि फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो हमारे बीच बार्टर नहीं हो पाएगा, क्योंकि विजय को जैन एन नोहरी की बुक चाहिए थी और मेरे पास संदीप गर्ग है। आपको अगर ये बात समझ आ गई होगी, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फॉन्ट को यस और नो बोल दो, या और एग्जांपल चाहिए तो बता दो। आपको ये समझ आ गया है कि नहीं बता दो, और एग्जांपल चाहिए तो भी बता दो फटाफट। आ गया समझ में? फिर मैंने दूसरा आपको बताया था, बार्टर में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी वैल्यू लेने की। वेटिंग में कौन है? कोई नहीं है वेटिंग में। तो वैल्यू की एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। कई बार क्या होता था, हम सामान तो महंगा लेने जाते थे पर उतनी कीमत पे करने के लिए हमारे पास कमोडिटी होती नहीं थी। जैसे मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया था कि मैं फार्मर हूं, मैं खुशी के पास ज्वेलरी खरीदने गया, मैं 1 किलो सोना खुशी से मांग रहा हूं, वो देने को तैयार है, बट वो कहती है कि सर बदले में आप क्या दोगे? तो मैं बोलता हूं मेरे पास सिर्फ राइस है पे करने के लिए या देने के लिए, तो हमारा ट्रांजेक्शन बेटा नहीं हो पाएगा। कारण क्या है? क्योंकि गोल्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा है और उतना वैल्यू पे करने के लिए मेरे पास जो है वो राइस नहीं है। तो कई बार हम वैल्यू मेजर नहीं कर पाते थे। मेरे पास कम वैल्यू का सामान है तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, तो बहुत बड़ा इशू होता था। जैसे आज तो रुपए दे देते हो, पैसा होगा तो ही खरीदोगे वरना नहीं। यहाँ पे तो सामान एक्सचेंज हो रहा था। अब 1 किलो सोने जितना महंगा आपको सामान लाके देना पड़ेगा, तभी बार्टर हो पाएगा, वरना बार्टर नहीं हो पाएगा। यस और नो करके बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? यस और नो करके बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? ये क्लैरिटी है? अच्छा,
उसके बाद अगला सुनना और समझना। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू हमने पढ़ा था। जैसे आज की डेट में आप पैसे को स्टोर कर सकते हो बेटा, इसका यूज आप प्रेजेंट में भी कर सकते हो और इसका यूज आप फ्यूचर में भी कर सकते हो। पैसा क्या है यार, बैंक में डाल दो ना, आज भी यूज करो भविष्य में भी करो। बार्टर में एक इशू था कि ये चीज नहीं हो पाती थी। क्या कारण था? बार्टर में गुड्स ऐसे थे जो खराब हो जाते थे, पेरिशेबल नेचर के होते थे। अब इसको आप ज्यादा समय तक स्टोर नहीं कर सकते थे। आज सामान है ठीक है, फ्यूचर में रहेगा नहीं रहेगा भरोसा नहीं है। जैसे आज मैं बोलता हूं यार मैं एक फार्मर हूं, ठीक है, विजय के पास में गया कपड़े लेने के लिए, क्लोथ लेने के लिए। विजय एक वीवर या क्लोथ मर्चेंट है, ये कपड़े तो दे दिया, अब इसने बोला सर इसके बदले मेरे को आप क्या करो, राइस दे दो। मैं बोलता हूं मेरे पास अभी राइस नहीं है, मेरे से 10 दिन बाद राइस दे देना, आफ्टर 10 डेज। क्या पता 10 दिन तक राइस रहे ना रहे, होगा कि नहीं होगा क्या पता। तो ये क्लोथ देने से मना कर देगा। तो यहाँ पे दिक्कत ये होती है कि आप वैल्यूज को स्टोर नहीं कर सकते, सामान को स्टोर नहीं कर सकते। बेटा इसको थोड़ी देर में फिर रिपीट करूंगा मैं, ठीक है, एक बार अभी जो पढ़ा रहा हूं ना वो समझ ले अच्छे से। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है जैसे पैसा आप स्टोर कर सकते हो आज के लिए भी और फ्यूचर के लिए भी, आपके बच्चों के भविष्य के काम आ सकता है। सामान लंबे समय तक स्टोर नहीं हो पाते थे। आप बताओ आपको तीनों लिमिटेशन समझ आ गई? बार्टर की, पहला तो म्यूचुअल फुलफिलमेंट नहीं हो पाता था वांट का, दूसरा वैल्यू का कोई ठिकाना नहीं था, और तीसरा आप स्टोर नहीं कर पाते थे। आपको सबको क्लियर है कि नहीं? कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसको क्लियर नहीं है बेटा, ये बताओ। कोई ऐसा है क्या जिसको क्लियर नहीं है? चौथा एक लिमिटेशन बता रहा हूं आखिरी, और ये बार्टर का कंसेप्ट हम समझ खत्म करते हैं। चौथा जो इशू था बार्टर में, जो बहुत बड़ा इशू था, वो था लैक ऑफ स्टैंडर्ड। इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे समझ लेना। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब आप पूछोगे सर ये क्या है, डिफर्ड पेमेंट क्या होती है सर? तो मैं आपको बोलूंगा डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है लेट पेमेंट, जिसको आज की डेट में आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हो। आज की डेट में एट प्रेजेंट बोलोगे तो क्या है, जब आप कोई सामान खरीदने जाते हो या परचेज किए करते हो तो आपको दो ऑप्शन मिलता है, कैश का भी मिलता है और क्रेडिट का भी मिलता है। कैश है तो मनी पे कर दो, और उधारी चाहिए तो चेक दे दो भाई। लेकिन जब बार्टर था तो बार्टर के समय तो मनी था ही नहीं। उस टाइम तो क्या करना होता था, एकदम तुरंत के तुरंत, जैसे आपको सामान मिल रहा है तो गुड्स के बदले में आपको क्या करना होता था, गुड्स देना होता था। ऐसा उधारी मांगने वाला कोई किस्सा ही नहीं था कि भाई आज मुझे सामान दे दे, कुछ समय बाद मेरे से सामान दे देना, इस बात पे कोई एग्री नहीं करता था। कल को आप पलट गए, कोई लिखा पढ़ी का सिस्टम तो था नहीं, आप भाग गए तो क्या कर देते। तो बार्टर में क्या होता था कि भाई आप अभी सामान दे रहे हो तो आपको तुरंत अभी एक सामान देना होगा। डिफर्ड पेमेंट या क्रेडिट या उधारी उस टाइम नहीं चला करता था, ये एक डीमेरिट या नुकसान था। अब मैं आपके लिए चारों रिपीट करता हूं, सुनो। बार्टर मतलब होता है गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करने की ट्रेडिंग। इसके नुकसान ये थे कि इसमें कोई इंसिडेंस ऑफ वांट नहीं हो पाती थी। मतलब मैं जब किसी से कुछ मांगने जाऊं तो सामने वाले की भी मुझे वो देना पड़ता था जो उसकी जरूरत है, और यदि मेरे पास वो चीज नहीं होती थी तो सामने वाला सामान देने से मना कर देता था। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, मैं विजय से गया अकाउंट्स की बुक मांगने, टीएस ग्रेवाल, वो बोला देता हूं, लेकिन उसको बदले में जैन एंड ओहरी चाहिए था इकोनॉमिक्स की। मेरे पास संदीप गर्ग थी, उसने बुक देने से मना कर दिया। उसने बोला मेरे को तो चाहिए जैन एंड ओहरी, आप ऐसे मुझे कैसे गर्ग दे रहे हो, मैं नहीं दूंगा सामान। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट नहीं थी। दूसरा कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू की प्रॉब्लम थी कि सामान का मेजर नहीं किया जा सकता था क्या वैल्यू है, और हमें अगर अपने गुड्स के लायक वैल्यू ना लगे दूसरे की सामान की तो हम मना कर देते। जैसे खुशी मुझे 1 किलो सोना दे रही थी, अब मैं उसको राइस दे रहा था तो खुशी ने बोल दिया ये क्या दे रहे हो, इसकी थोड़ी ना कोई कीमत है, सोने के बराबर थोड़ी ना राइस, उसने मना कर दिया। तीसरा, पैसे को अपन स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। बार्टर में गुड्स होते थे, गुड्स स्टोर नहीं किए जा सकते थे, खराब हो जाते थे। चौथा, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट नहीं था। आज आपके पास एक स्टैंडर्ड है, आप चेक दे सकते हो, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो, आप पेमेंट कर सकते हो क्रेडिट की, उधार की। उस टाइम ऐसा कोई सिस्टम नहीं था उधारी का। आप लोग ना हैंड रेस करके बताओ आपको ये चारों समझ आ गया कि नहीं? हैंड रेस करके बताओ ये चारों समझ आ गया कि नहीं सभी लोग को?
मुझे लगता है एकदम अच्छे से आया होगा और बिल्कुल इशू भी ना इसमें नहीं गया होगा, एकदम क्लैरिटी होगी इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया बेटा, अपने बार्टर खत्म हो गए, बार्टर का कंसेप्ट इतना ही था। ठीक है, बार्टर का कंसेप्ट देता इतना ही था। अब मेरे को ना इस सवाल का जवाब दो। ठीक है, सपोज करो मैं एक स्वीट शॉप चलाता हूँ, मिठाई की दुकान चलाता हूँ। ठीक है, और जो खुशी है, ठीक है, वो क्लोथ मर्चेंट है। ठीक, अब मैं खुशी के पास गया कपड़े मांगने के लिए, तो खुशी ने बोला आपको जो रिक्वायर्ड कपड़े चाहिए मेरे पास है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। मैंने खुशी से पूछा खुशी आपको क्या चाहिए? खुशी बोलती है कि सर मुझे इन क्लोथ के बदले में आप क्या करो, कुछ स्वीट्स दे दो, जैसे रसगुल्ला दे दो। ठीक है, मैं बोलता हूं देखो खुशी मेरे पास रसगुल्ला तो नहीं है, मैं आपको बर्फी दे सकता हूं। तो अब एक बात बताओ, हमारा ट्रेड सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? ट्रेड सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? जवाब है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन बताओ, क्यों नहीं होगा ये बताओ, कौन बता पाएगा क्यों नहीं हो पाया यहाँ पे? वेरी गुड उन्नति, ड्यू टू लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। मतलब मुझे जो चाहिए था वो तो खुशी के पास था, लेकिन खुशी को जो चीज चाहिए थी, लाइक रसगुल्ला चाहिए था, वो मेरे पास नहीं था, तो ये लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम है। चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं इसमें। टिकेश्वर जो है वो विजय के पास जाता है और विजय से कुछ सामान मांगता है, गुड्स मांगता है। वो विजय गुड्स देने को तैयार है, पर टिकेश्वर बोलता है कि इस गुड्स के बदले वो जो है गुड्स वो आफ्टर 10 डेज देगा, 10 दिन बाद देगा। अभी उधारी में विजय इसको सामान दे दे, तो ट्रेड सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उधारी इसमें अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे क्या रीजन है? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। लेट पेमेंट अलाउ नहीं है, तुरंत तुरंत सामान देना होगा, 10 दिन बाद देंगे, 15 दिन बाद देंगे वाली बात नहीं चलेगी यहाँ पर। चलो तीसरा एग्जांपल देते हैं। अनुष्का है, वो अजीजा से एक कार लेती है। ठीक है, अजीजा को वो एक्सचेंज में 1 kg ऑफ पोटैटो चिप्स देने की बात करती है। ट्रेड सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा? रीजन भी बताओ क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा रीजन? वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड तृप्ति, एकदम सही बोला आपने। कहा गया भाई? एक मिनट बेटा, क्यों बंद हो गया भाई तू? 1 मिनट बस होल्ड करना, आपने एकदम सही बोला, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू है ये। क्योंकि भाई कार कहाँ चिप्स कहाँ, आप तो ये बात समझते हो, कितने समझदार बच्चे हो। तो यहाँ पर क्या इशू है? यहाँ पे इशू है लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू का। अब मुझे लगता है कि आपको ना ये कंसेप्ट एकदम अच्छे समझ आ गया। तो ये 4 बड़े कारण थे जिसके कारण दुनिया में बार्टर ज्यादा समय नहीं चल पाया। तो इन दिक्कतों को दूर करने के लिए, कौन कौन सी? कोइंसिडेंस वाली दिक्कत, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू वाली दिक्कत, स्टोर ऑफ वैल्यू ऑफ दिक्कत, और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट वाली प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए दुनिया में कंसेप्ट लाया गया मनी का। अब हम शुरू करते हैं मनी के बारे में पढ़ना, पैसे के बारे में पढ़ना।
सर 4 वाला रिपीट कर दो बेटा। स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है उधारी, क्रेडिट पेमेंट। आज की डेट में जैसे पैसा है ना, चेक वेक है, तो हम उधार या क्रेडिट पेमेंट कर सकते हैं। बार्टर के टाइम में तुरंत सामान इस हाथ दे उस हाथ दे वाला सिस्टम था। उस टाइम ना ये डिफर्ड पेमेंट या लेट पेमेंट या क्रेडिट पेमेंट नहीं चलती थी। ठीक है, तुरंत तो तुरंत क्या करनी होती थी, पेमेंट करनी होती थी। आई होप आपको ये बात समझ आई। अब हम लोग बेटा आते हैं मनी के कंसेप्ट पे। बार्टर हो गया ना, अब आते हैं मनी के कंसेप्ट पे। और इस कंसेप्ट को हम लोग क्या करते हैं, एकदम अच्छे से ना समझते हैं और सीखते हैं। ठीक है, क्या होता है मनी। एक डेफिनेशन दे रहा हूं, यही डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी और ये भूलना नहीं। मनी इज एनीथिंग, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ भी हो सकता है मनी, विच इज generally accepted as a medium of exchange। मनी उस चीज को बोलते हैं जिसको आप गुड्स के लिए एक्सचेंज कर सकते हो। मेजर ऑफ वैल्यू, जिससे आप गुड्स की वैल्यू को मेजर कर सकते हो। स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसे स्टोर किया जा सके। एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, और जिसमें उधारी चल सकती हो। ये मनी की डेफिनेशन है, और यही डेफिनेशन आपको एग्जाम में भी दिखनी है। डिफाइन मनी आए तो मनी एनीथिंग, एनीथिंग मतलब पत्थर भी हो सकता है यार, जिसको आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में यूज कर सको, मतलब गुड्स के बदले दे सको, जिससे आप गुड्स की वैल्यू को मेजर करो। जैसे हर चीज आज कैसे मेजर होती है, मनी से ही तो मेजर होती है। जिसे आप स्टोर कर सको, बैंक अकाउंट में आप रखते हो, और जो आप उधारी में काम ले सको, जिसमें जो क्रेडिट आपको अलाउ करे, वो मनी है। आपको ये डेफिनेशन समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? ये डेफिनेशन समझ आए कि सिर के ऊपर से गई? आ गई अच्छे से? तो ये डेफिनेशन याद रखना। क्या डेफिनेशन याद रखना? कोई भी चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट है। नॉर्मली होता क्या है बेटा, हमारे देश की अगर मैं बात करूं, तो हम लोग क्या करते हैं, जब मनी की बात आती है, पैसे की बात आती है, तो इंडिया के हिसाब से अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पर जितने सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, जितने नोट्स होते हैं, जिनको करेंसी नोट्स बोलते हैं अपन, ठीक है, या जितने चेक्स होते हैं, जिसके थ्रू हम बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ये सब मनी में कवर हो जाते हैं। क्या क्या याद रखना? कॉइन, सिक्के, नोट और चेक। ठीक है, हैंड रेस करो अगर ये बात समझ आ गई हो तो। आ गई है, आप बोल रहे हो, वेरी गुड। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मनी का मतलब समझ आ गया, तो मनी के फंक्शंस की बात करते हैं, जो एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है। फंक्शंस ऑफ मनी, पैसे का क्या इस्तेमाल है, मनी के क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, एग्जाम में इसका वेटेज 4 मार्क, 6 मार्क, 4 मार्क में आता है और 6 मार्क में आता है। फंक्शंस को 2 हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, और अगर आपको ये डेफिनेशन याद हो गई ना जो ऊपर दी है, तो फंक्शन आपको एक बार में याद हो जाएगा। देखो 4, मनी क्या है, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट है। ये इसके फंक्शन भी है भैया। ठीक है, तो मनी के 2 फंक्शन हम लिखते हैं ऐसे। मनी के कुछ मेन फंक्शन होते हैं जिनको प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं, और मनी के कुछ फंक्शंस होते हैं जिनको सेकेंडरी फंक्शन कहा जाता है। मनी के 2 प्रकार के फंक्शन होते हैं। अब भाई जो प्राइमरी फंक्शन है, उसमें हम 2 को लेकर चलते हैं। एक होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी को आप किसी भी गुड्स के लिए एक्सचेंज कर सकते हो या सर्विस के लिए एक्सचेंज कर सकते हो। मनी का दूसरा मेन फंक्शन है, ये मेजर ऑफ वैल्यू है। कोई भी गुड्स की वैल्यू आज की डेट में मनी में मेजर होती है। जैसे एक मिल्क का पैकेट 26 रुपीज का आता है, कितने लीटर का? आधा लीटर का। तो ये मेजर ऑफ वैल्यू है। सेकेंडरी फंक्शन अगर मैं बताऊं, तो सेकेंडरी फंक्शन है मनी स्टोर ऑफ वैल्यू है, पैसे को स्टोर किया जा सकता है। और चौथा, चलो आप बोलो चौथा क्या होगा, फटाक से बोलो। आपको तो हिंट हो गया होगा, आप बोलो चौथा क्या होगा फंक्शन यहाँ पे। बताओ, कौन बता पाएगा मेरे को, फटाफट बताओ।
वेरी गुड, बात खत्म, वेरी गुड उन्नति। स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड वर्ड का मीनिंग होता है रेट। कभी भी उधारी रेट पे की जाती है डिफर्ड पेमेंट। तो यार ये हिसाब समझ लो आप लोग। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन दो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मेजर ऑफ वैल्यू है। मतलब कोई भी गुड्स आज एक्सचेंज करोगे तो आपको मनी देना पड़ेगा। और ये एक मेजर ऑफ वैल्यू है, मतलब कोई भी गुड्स के वैल्यू का मेजरमेंट जो होता है वो मनी के रूप में होता है। सेकेंडरी फंक्शन, गुड्स को आप स्टोर कर सकते हैं, और दूसरी चीज लेट पेमेंट या डिफर्ड पेमेंट करने के ये काम आता है। तो चलिए इसका थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन लिख के फिर क्लास आज की एंड कर देंगे। नोट्स दूंगा, नोट्स में फुल डिटेल में आराम से इसको पढ़ता हूँ फिर, है ना। तो जैसे आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि मनी कैन बी यूज्ड, मनी कैन बी यूज्ड टू मेक पेमेंट। मनी का इस्तेमाल आप पेमेंट करने के लिए कर सकते हो। फॉर ऑल ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आप कोई भी गुड्स एंड सर्विस का इस्तेमाल करोगे तो आज की डेट में एक्सचेंज में आपको मनी देना है। एग्जांपल के तौर पे मैं एक कस्टमर हूं, मैं अगर टिकेश्वर के पास जाता हूं और उससे कोई सामान मांगता हूं, गुड्स मांगता हूं, तो मुझे टिकेश्वर को कोई सामान नहीं देना है, एक्सचेंज में मुझे मनी पे करना पड़ेगा। अब वो कॉइन्स के फॉर्म में भी हो सकता है, ठीक है, वो नोट्स के फॉर्म में भी हो सकता है, वो चेक के भी फॉर्म में हो सकता है, ये मेरी चॉइस है मैं कैसे पे करना चाहूँ। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है। दूसरा, मनी मेजर ऑफ वैल्यू है। मेजर ऑफ वैल्यू होने का मतलब ये है कि मनी वर्क एज कॉमन डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन। आज की डेट में हर गुड्स का रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो मनी से होता है। इन विच ऑल वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस आर एक्सप्रेस्ड। कोई भी सामान आज की डेट में हो उसको किस में एक्सप्रेस किया जाता है? मनी वैल्यू में एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे एग्जांपल अभी आपसे मैं पूछ लेता हूं, 1 kg ऑफ ऑनियन कितने का है आज की डेट में? कोई बता सकता है? 1 kg ऑफ ऑनियन कितने का है आज की डेट में? 30 रुपीज या 40 रुपीज। तो कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू तो है। आज की डेट में कोई 1 किलो ऑनियन खरीदने जाएगा 30 रुपए देगा, 2 किलो ऑनियन खरीदने जाएगा 60 रुपए देगा, ठीक है। मैं बोलता हूं कि 1 बार ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम का फैमिली पैक लेने जाओगे तो 140 रुपए, 280 रुपए। 1 लीटर वाला 140 का, 2 लीटर वाला 280 का मिलता है। तो यार कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू तो है ना। हर गुड्स का क्या है बेटा, वैल्यू जो है एक्सप्रेस किया जाता है मनी में। आप लोग इसकी नोटिंग कर दो, आपको कोई डाउट हो तो बताना सर ये बात नहीं समझ आई। आप बताओ आपको ये समझ आ गया जो मैंने पढ़ाया अच्छे से? फंक्शन समझ आया कि नहीं? इसमें न्यूमेरिकल भी है बेटा, आगे याद रखना, थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी है। ठीक, तो ये आपको एकदम क्लैरिटी होगी और इसमें आपको दिक्कत नहीं गई होगी, आपको दोनों ही समझ आ गया होगा। और आपको जैसे एग्जाम में प्राइमरी फंक्शन पूछे ना बेटा, प्राइमरी फंक्शन पूछे तो सिर्फ दो लिखना, क्या क्या? मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। और अगर पूछ दे फंक्शन ऑफ मनी तो ऐसी चार्ट बनाना पहले, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी के 2 फंक्शन, सेकेंडरी के 2 फंक्शन, ठीक है। एकदम ये बात को ध्यान रखना आप अच्छे से। ऊपर करूं? अब आते हैं अगले पे, स्टोर ऑफ वैल्यू पे आ जाते हैं हम लोग। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब होता है मनी कैन बी यूज्ड टू ट्रांसफर परचेजिंग पावर फ्रॉम प्रेजेंट टू फ्यूचर। In other words, it can be stored.
सर नहीं समझ आया, ये एक बार समझा लो ना, परचेजिंग पावर आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो जैसे आज क्या डेट है, अभी चल रहा है अप्रैल 2021, कहीं से मेरे को 10 लाख रुपए मिला, मैं क्या किया, इस 10 लाख रुपए को बैंक में डाल दिया 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए। 5 साल बाद क्या पड़ेगा, अप्रैल 2026 पड़ेगा। ये 10 लाख रुपए उस टाइम तक मान लो 15 लाख हो गया रहेगा, कैसे भी इन्वेस्ट करके। अब मैं 2026 में जाके एक जमीन या प्लॉट खरीदूंगा। तो कमाई 2021 की थी, आपने अपनी परचेजिंग पावर का इस्तेमाल कब किया, 2026 में जाके किया। तो मनी स्टोर ऑफ वैल्यू है, आप मनी को स्टोर करके रख सकते हो, उसकी वैल्यू और बढ़ती है, फिर जब बहुत बढ़ जाती है तो आप उसे कुछ खरीद सकते हो। ये होता है स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। पैसा बढ़ता है बेटा, आप उसको इन्वेस्ट अगर सही जगह पे कर दोगे ना, बढ़ जाएगा। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जिस बंदे ने अमेजन कंपनी में शुरुआत में 2002 में 100 रुपए लगाए थे, आज की डेट में अमेजन वाला 2021 में उस पर्सन को 70 लाख रुपए पे कर रहा है, 70 लाख रुपीस पे कर रहा है। तो 100 रुपए इतने साल स्टोर रहा, 19 साल स्टोर रहा, और आज ये 70 लाख रुपए बन गया है। तो मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई एकदम ज्यादा। आपको बताओ स्टोर ऑफ वैल्यू का फंक्शन समझ आया कि नहीं। आपको पैसे को आज नहीं इस्तेमाल करना, फ्यूचर के लिए रख दो, भविष्य में इस्तेमाल करना, बढ़ जाएगा पैसा अपने आप। एकदम अच्छे से समझ आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट, money can be used as standard for deferred oblique late payment. That is, by money we can make payment in future. पैसों से हम फ्यूचर में भी पेमेंट कर सकते हैं। पैसों से, कौन सा कॉन्सेप्ट बेटा, पैसों से हम फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे टीवी खरीदने जाता हूं, उतना कैश नहीं है अभी, कोई दिक्कत नहीं, चेक देकर आ जाता हूं, सामने वाले को बोल देता हूं आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने बाद चेक लगा देना। तो भाई सीधी सी बात है ना, पैसा तो आज नहीं तो कल सामने वाले को मिल जाएगा। भले लेट पेमेंट है तो क्या हुआ, मिलेगी तो, नहीं दूंगा तो सामने वाला केस करके जेल भिजवा देगा मेरे को। तो मैं आपको बोला हूं मनी का एक फॉर्म चेक भी है। तो क्योंकि चेक फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप डिफर्ड पेमेंट या लेट पेमेंट भी कर सकते हो, ये अलाउ किया गया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहो लिख लो आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। पूरा ऊपर से दिखा दे रहा हूँ आपको। ये हो गया, देखो मनी का मीनिंग हो गया, मनी में क्या क्या आता है मैंने आपको बता दिया। मनी का मीनिंग हो गया, मनी में क्या क्या आता है मैंने आपको बताया। देखो नीचे स्क्रीनशॉट लो, 2 तरह के फंक्शन, प्राइमरी सेकेंडरी। और फिर ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, आप इसको नोट कर दीजिए। हर चीज का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है और आपको समझाया भी है। आई होप आपको समझ आया होगा बेटा, और इसमें दिक्कत नहीं गई होगी। यस या नो सर करके बताओ, पूरा मनी का कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं आया फंक्शंस तक। यस और नो करके बताओ, पूरा मनी समझ आ गया कि नहीं आया। अभी आगे थोड़ा टेक्निकल होने वाला है बेटा ये, तो इसको एकदम अच्छे से अपना कर लो, एक एक चीज को समझते हुए चलो। बहुत धीरे धीरे कराऊंगा आपको मैं, क्योंकि हमारा ना इस बार 12th जल्दी चालू हो गया है। तो जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, हमारा बहुत सही टाइम पे सिलेबस खत्म होगा, और हम कई बार रिवाइज कर चुके होंगे। तो आप एक एक चीज को बहुत अच्छे से कर लो। बस आज जितना ही है, कल आगे मिलते हैं, आगे इसके करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय। लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दूं, क्या होता है, पहले जब बार्टर था ना तो तुरंत सामान देना पड़ता था। अभी क्या मनी है ना, तो जैसे अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुम ना सामने वाली पार्टी को बोल सकते हो कि गुड्स दे दो, हम लेट पेमेंट कर देंगे। आपसे वो क्या करेगा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे देगा या चेक दे देगा, जिससे उसके मन में एक श्योरिटी रहेगी कि आप पैसा पक्का दोगे। फिर आप ये चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज देके सामान ले जाओ, और उसको बाद में कहीं ना कहीं मनी की पेमेंट हो ही जाएगी। तो बार्टर में ये चीज अवेलेबल नहीं थी, यहाँ पर है।
ठीक है, आप बाद में भी पेमेंट कर सकते हो मनी के फॉर्म में, अभी चेक दे दो, बाद में पेमेंट हो जाएगी। अब समझ आया कि नहीं आया सुप्रिया? अब समझ आया कि नहीं? बाकी लोग को आ गया होगा, मुझे एकदम अच्छे से लगता है। चलो दैट्स इट, इतना आप करिए आज, काफी है आपके लिए। बाय बाय।